मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बेटा आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमने कल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। एक काम मैं इसमें ये कर रहा हूँ कि एक दिन तो मैं 11th क्लास का चैप्टर पढ़ाऊंगा और एक दिन मैं 12th क्लास का चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। मेन मेरा फोकस है कि सिलेबस आपका जल्दी खत्म हो जाए तो आपको बेनिफिट होगा इसमें, है ना। तो हम अपना जो चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर में मैं बताता हूँ मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। कैपेसिटर में मैं बेसिकली इससे रिलेटेड जो कैपेसिटर में जो सवाल बनते हैं आईआईटी जेईई और नीट में जो सवाल बनते हैं वो सारे सवालों को वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, है ना। जितने टाइप के सवाल बनते हैं सारे टाइप के सवाल को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। मैक्सिमम पोर्शन में कवर अप कर दूंगा इसी वीडियो में, है ना। तो है ना, ये जो बच्चों को वन शॉट वीडियो देखना चाहते हैं, वन शॉट वीडियो चाहते हैं कि है ना कैपेसिटर के ऊपर वन शॉट वीडियो बन जाए। काफी बच्चों ने मेरी डिमांड करी थी इस बात की कि आप कैपेसिटर पे है ना वन शॉट वीडियो बना दीजिए, क्योंकि वो हमारा ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अभी हमको इसकी ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैं इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो और न्यूमेरिकल बेस्ड ये वीडियो रहेगी, है ना। इसमें मैं कोई डेरिवेशन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, फॉर्मूला को मैं ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, नहीं। मैं इस वीडियो में मैं केवल और केवल जो टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे टाइप के न्यूमेरिकल कवर अप करूंगा, है ना। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटर तो हमारा डिवाइस है, कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटेंस को हिंदी में कहते हैं धारिता। कैपेसिटेंस को हिंदी में धारिता कहते हैं। तो हमारा देखना बेटा, ये जो इस तरीके का आपने डिवाइस बना हुआ देखा होगा, इस डिवाइस को कहते हैं हम कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र कहते हैं। कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र कहा जाता है ना। पहला जो कैपेसिटर है उसका धारिता C1, दूसरी की धारिता C2, तीसरी की धारिता C3, है ना। और ये तीनों कैपेसिटर हमारी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज में कहते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट होगा 1/C इक्विवेलेंट वो बराबर होगा किसके, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के बराबर होगा, है ना। अगर ऐसे और भी कैपेसिटर जुड़े हैं सीरीज में तो सारे कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 अप टू सो ऑन, है ना। ऐसे आगे तक चलता चला जाएगा, है ना। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तीन कैपेसिटर हमारे सीरीज में जुड़े हैं। अच्छा, C इक्विवेलेंट को कहते हैं तुल्य धारिता। तुल्य धारिता माने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। वन शॉट वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं हर वर्ड को मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको हिंदी में उसका मीनिंग बता रहा हूं। जैसे कि यहाँ पे C इक्विवेलेंट, जो C इक्विवेलेंट लिखा है इसे तुल्य धारिता कहते हैं। तुल्य धारिता या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा जाता है ना। तो केवल मैं वर्ड्स को बोल रहा हूं, आप मेरे जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो इसकी धारिता जैसे मैंने मानी, इसकी धारिता है 4 माइक्रोफैरड, है ना। इसकी धारिता है 8 माइक्रोफैरड और इसकी भी कितनी है, 8 माइक्रोफैरड है। आपसे C इक्विवेलेंट का वैल्यू पूछा है कि C इक्विवेलेंट कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। C इक्विवेलेंट पता करने के लिए फॉर्मूला ये लगेगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखेंगे 1/4
प्लस 1/8 प्लस 1/8, हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितने का आएगा, वो हमारा आ जाएगा 8 का आ जाएगा, है ना। 4 2 जा 8, 2 प्लस 1 प्लस 1, है ना। ये होगा 1/C इक्विवेलेंट, और यहां से C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 8/4, 8/4 जो किसके बराबर होगा, 2 माइक्रोफैरड के बराबर होगा। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड के बराबर होगी, 2 माइक्रोफैरड। यहां पे कोई डाउट? तो हमने ये सीरीज में इन सबको सॉल्व किया है, सीरीज में हमारा आंसर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा हमारा आंसर। यहां पे आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। अब अगला देखिए इसके आगे, ये तीन जो हमारे कैपेसिटर या संधारित्र लिख रहे हैं आपको बेटा, ये तीन संधारित्र हमारे समांतर क्रम में है, समांतर क्रम माने पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, मतलब एक के ऊपर दूसरा तीसरा, इस तरीके से ये समांतर में है। कैसे है? समांतर, समांतर को इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं। अगर यहाँ पे सी इक्विवेलेंट निकालना चाहे तो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर होता है। अगर मैं इसमें एक सवाल लिखना चाहूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे C1 की जगह लिख दिया 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया मैंने 8 माइक्रोफैरड, और यहाँ पे C3 की जगह मैंने लिख दिया 8 माइक्रोफैरड। अब आपसे पूछा कि सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो सी इक्विवेलेंट हमारा बराबर होगा, सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 8, 4 प्लस 8 कितना होगा 12, 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैरड हमारा आंसर होगा। 20 माइक्रोफैरड हमारा आंसर होगा। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 20 माइक्रोफैरड होगी। फैरड हमारी किसकी यूनिट होती है? कैपेसिटेंस, धारिता की, धारिता की ऐसा ही मात्रक होती है, धारिता की ऐसा ही मात्रक होती है। तो हमने दो कॉम्बिनेशन, दो संयोजन, कॉम्बिनेशन को हिंदी में संयोजन कहते हैं, तो दो संयोजन देखे हमने, है ना। दो कॉम्बिनेशन देखे हमने, एक तो हमने देखा सीरीज, एक तो देखा हमने सीरीज, यह हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को कहेंगे श्रेणी संयोजन, है ना। और एक हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन हमने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक समांतर संयोजन, एक श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में आवेश समान होता है, आवेश समान होता है, आवेश हमारा समान होता है। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। आवेश, हर कैपेसिटर पे आवेश का मान समान होगा, और समांतर संयोजन में विभव समान रहता है, विभव या विभवांतर कहेंगे, ज्यादा बेटर में विभवांतर, क्योंकि विभवांतर है इसमें, ना, विभवांतर
समान रहता है। हमारा समांतर श्रेणी में समांतर संयोजन में विभवांतर समान होता है और श्रेणी संयोजन में हमारा आवेश समान रहता है, आवेश की वैल्यू समान रहेगी, इसमें हमारा विभवांतर समान रहेगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट में अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको मैं ये होप करके चल रहा हूँ, जितना मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको ये क्लियर होगा, है ना। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक सवाल बनाएंगे, इन दोनों कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके सवाल बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा कोई सिस्टम दिया हुआ है, ये हमारे सिस्टम को हिंदी में निकाय कहते हैं। जो भी मैं इंग्लिश में वर्ड बोल रहा हूँ उसका हिंदी मीनिंग भी बताता जा रहा हूँ। तो सिस्टम को निकाय कहते हैं। तो निकाय, इस निकाय में हमारे तीन धारिता नहीं बल्कि कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र कहते हैं। तीन संधारित्र लगे हैं, 4 माइक्रोफैरड की धारिता वाला, 3 माइक्रोफैरड की धारिता वाला, 6 माइक्रोफैरड की धारिता वाला। 3 कैपेसिटर संधारित्र जिनकी धारिता कितनी दी गई है, 4, 3, 6। ये हमारी धारिता का मान दिया गया है, ये हमारे इसमें लगे हुए हैं। अब आपसे पूछा कि अगर ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसमें जो कैपेसिटर नंबर 1 है उस पे आवेश Q1 है, दूसरे कैपेसिटर पे आवेश Q2 है, तीसरे कैपेसिटर पे आवेश Q3 है, तो हमारा Q1, Q2, Q3 का मान कितना होगा? Q1, Q2, Q3 का मान कितना होगा? आपको जो मान निकालना है वो किसका निकालना है? Q1, Q2 और Q3 का मान आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। आपको Q1, Q2, Q3 का मान ज्ञात करना है। तो Q1, Q2, Q3 कैसे निकलेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहले यहाँ पे हम तुल्य धारिता निकालेंगे। ये पूरे निकाय का, इस पूरे निकाय का तुल्य धारिता कितनी होगी? तो तुल्य धारिता निकालने का क्या तरीका है? ये दोनों कैपेसिटर हमारे कैसे हैं? ये हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं समांतर में। समांतर में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? वो होता है C1 + C2। तो C1 + C2 करने पे 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9। 3 + 6 9 हो जाएगा। और 9 और 4 कैसे हैं? ये हमारे 9 और 4 हमारे आ जाएंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है फॉर्मूला? 1/C1 + 1/C2। तो हमारे जो C इक्विवेलेंट है वो हमारा होगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्लस 1 हमारा 6 + 3 कितना होगा? 9। क्योंकि ये समांतर में थे, ये दोनों समांतर में तो ऐड हो जाएंगे। 6 + 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 और 4 कैसे होगा? ये श्रेणी क्रम में होगा। श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है? 1/C1 + 1/C2 के बराबर होता है ना। तो हमारा C 1/C इक्वल टू 1/4 प्लस 1/9, ये कितना हो जाएगा हमारा? 9 + 4 कितना होगा? 13। और 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36 डिवाइडेड बाय 13। ये हमारा C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। हमारी C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 36/13 आ रही है। तो हमारा जो C इक्विवेलेंट है वो 36/13 आ रहा है। अब जो हमारा नया जो हमारा निकाय बनेगा वो निकाय कैसे बनेगा? निकाय हमारा जो ये तीनों कैपेसिटर है, ये तीनों कैपेसिटर हट के एक सिंगल कैपेसिटर लग जाएगा। और यहाँ पे एक सेल है, सेल का मान कितना है? ये 10 वोल्ट का सेल है, ये 10 वोल्ट का सेल है। यहाँ पे ये हो गया C इक्विवेलेंट।
तो यहाँ पे कुल आवेश इस सर्किट में कितना फ्लो हुआ होगा, कुल आवेश हमारा जो फ्लो होगा वो फॉर्मूला लगेगा Q बराबर CV से, Q बराबर CV से निकलता है। और Q की वैल्यू हमको निकालनी है, C इक्विवेलेंट हमको दिया है, C इक्विवेलेंट कितना है हमारा, ये हमारा 36/13 है, 36/13 और C की वैल्यू और V की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना होगा 360/13 और ये हो जाएगा इसकी यूनिट। भाई ये सब माइक्रो फैरेड में थे, यहाँ पे हो जाएगा ये माइक्रो फैरेड और यहाँ पे हो जाएगा ये माइक्रो कूलम के बराबर, माइक्रो कूलम के बराबर 360/13 माइक्रो कूलम, है ना। इतना आवेश इस सर्किट में फ्लो करेगा तो हमारी जो Q1, क्योंकि सबसे पहले आवेश किसमें आएगा, ये Q1 में आएगा, तो हमारा Q1 कितना हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 13 माइक्रो कूलम हो जाएगा Q1 की वैल्यू, ठीक है ना। अब जो ये आवेश है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक कुछ आवेश ऊपर जाएगा, कुछ आवेश नीचे जाएगा, कुछ आवेश ऊपर जाएगा, कुछ आवेश नीचे जाएगा। आवेश का वितरण किस हिसाब से होगा, वो धारिता के हिसाब से होगा, जो धारिता का जो अनुपात होगा उसी के हिसाब से आवेश का वितरण होगा। और हमको पता है समांतर में विभवांतर समान होता है, समांतर में विभवांतर समान होता है ना। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे इनके बीच का विभवांतर पता कर लेते हैं, क्या इनके बीच का विभवांतर हम पता कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV, Q बराबर होता है CV के बराबर होता है। Q की वैल्यू कितनी है, ये हमारी Q की वैल्यू आ गई है, Q की वैल्यू ये आ गई है, C की वैल्यू हमको पता है 4 है ना। तो हमारा जो V होगा वो V किसके बराबर हो जाएगा, 4 9 जा 36, मतलब 90 डिवाइडेड बाय 13 वोल्ट हमारा होगा यहाँ पे 1 के अक्रॉस हमारा विभवांतर कितना आ रहा है, 90/13 आ रहा है। और अब इनके बीच में निकालना है ये टोटल, यहां से लेके यहां तक जो हमारा विभवांतर था वो कितना था, 10 था, वो कितना था 10 था। और यहाँ पे कितना है, 90/13 है, तो 10 में से 90/13 जाएगा तो कितना आएगा हमारा, इसके अक्रॉस कितना आएगा हमारा, इसके अक्रॉस, ये इसके अक्रॉस ये आ जाएगा हमारा 90/13, जो 90/13 है 10 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40/13 के बराबर हो जाएगा, 40/13 वोल्ट। ये हमारा 40/13 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो 40/13 वोल्ट हमारा इन दोनों संधारित्र के, है ना, अक्रॉस ये हमारा विभवांतर होगा। तो हमारा विभवांतर का मान 40/13 है। अब हमारा फॉर्मूला लगेगा Q बराबर CV, V की वैल्यू हमको पता है, Q की वैल्यू निकालनी है, धारिता हमको पता है। तो धारिता हमको पता है तो Q2 की वैल्यू कितनी होगी, Q2 हमारा बराबर हो जाएगा जो 40/13 आया हमारा, 40/13 और यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है, ये तो हमारी V की वैल्यू है, ये V की वैल्यू और C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू हमारी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 13 माइक्रो कूलम हमारी Q2 की वैल्यू होगी, 120/13 माइक्रो कूलम हमारी Q2 की वैल्यू होगी। और Q3 की वैल्यू कितनी होगी, Q3 हमारा बराबर हो जाएगा Q3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 6 है, हमारी धारिता का मान 6, विभवांतर 40/13, तो ये कितना हो जाएगा 40/13 इंटू 6 और ये कितना होगा 6 4 24, ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 13 माइक्रो कूलम। दो हमारा 360/13 माइक्रो कूलम था, वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, Q2 और Q3 में डिवाइड हुआ था। तो Q2 और Q3 की वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे, Q2 और Q3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 360/13 आना चाहिए। तो 240 प्लस 120 कितना हो जाएगा 360/13। ये पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा इसी के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही। यहाँ पे कोई डाउट? तो बेटा अब एक चीज और देखो, इसमें एक तरीके का सवाल और बनता है, पूछ लेते हैं जो पहला, दूसरा और तीसरा जो हमारा संधारित्र है, पहला, दूसरा, तीसरा जो संधारित्र है उसमें ऊर्जा कितनी संग्रहित होगी, वो ऊर्जा का मान पूछ लेते हैं। ऊर्जा के हमारे 3 फॉर्मूले हैं, ऊर्जा संग्रहित, एनर्जी स्टोर के 3 फॉर्मूले हैं। 3 फॉर्मूले बेटा ध्यान से देखना। पहला फॉर्मूला है U बराबर 1/2 CV²,
1/2 CV स्क्वायर के बराबर होता है, और V बराबर हमारा है किसके, Q/C के। तो हमारा अगला फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू Q स्क्वायर बाय C, ये हमारा अगला फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है 1/2 Q इंटू V, ये हमारा तीन फॉर्मूले होते हैं। तीन फॉर्मूलों का उपयोग करके हम ऊर्जा संग्रहित का मान निकालते हैं। यहां कोई डाउट? ठीक है ना। अब हमने पूछा पहले संधारित्र में हमारी ऊर्जा कितना संग्रहित होगी, तो ऊर्जा संग्रहित का फॉर्मूला हम ये वाला यूज कर लेते हैं, Q बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C की वैल्यू हमारी कितनी है, C की वैल्यू हमारी 4 है। C की वैल्यू हमारी 4 है, 4 और ये माइक्रो में है, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और V स्क्वायर, V का मान कितना है, 90/13 है। तो 90/13 हम यहां पे लिख लेते हैं, 90/13 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁻6, और 90 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 81, और ये 00 डिवाइडेड बाय, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे, ये कितना हो जाएगा 2, ये 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से हमने 169 इंटू 10⁻⁻6, है ना। ये इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे, आगे मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं, है ना। और इसके आगे हम इसमें लिख देंगे जूल, इसको लिख देंगे यहाँ पे जूल लिख देंगे, और ये पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारी ऊर्जा कितना संग्रहित हुई, कितनी ऊर्जा इस संधारित्र में संग्रहित हुई है, उसका मान आपको पता चल जाएगा, है ना। ऐसे हम, है ना, जो 1 में जितना स्टोर हुआ वो पता कर लेंगे, 2 में कितना स्टोर हुआ वो पता कर लेंगे, 3 में कितना स्टोर हुआ वो पता कर लेंगे। फॉर्मूले का उपयोग क्या कर रहे हैं, फॉर्मूलों का उपयोग कर रहे हैं, ये 3 फॉर्मूलों का उपयोग करके हम ऊर्जा संग्रहित का मान निकाल सकते हैं। यहां पर कोई दिक्कत, क्लियर है ना। एक सवाल और बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक करके हम सारे सवालों को कंप्लीट कर लेंगे। ये बेटा ऐसे करके हमको कोई निकाय दिया गया है, इस निकाय का तुल्य धारिता आपको ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता का मान आपको ज्ञात करना है। तुल्य धारिता हमारी कैसे निकलेगी, जो ये हमारा जो चित्र बन रहा है, जो चित्र बन रहा है, इस चित्र में, है ना, इस चित्र में अगर हमको तुल्य धारिता का मान निकालना है, तो बेटा ध्यान से देखो, ये जो डायग्राम बन रहा है वो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है। वो क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना, व्हीट स्टोन सेतु, है ना। तो व्हीट स्टोन सेतु में ये हमारा कंडीशन होती है, अगर इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है तो बीच वाला जो कैपेसिटर है वो हट जाता है ना। अगर मैंने बोला कि 4/2 जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और 6/3 इसका मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये 2 और 2 बराबर है, तो ये बीच वाला जो धारिता वो कैपेसिटर है, जो बीच वाला जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, वो हट जाएगा। बीच वाला जो कैपेसिटर है वो हट जाएगा, यहां से ये बीच वाला कैपेसिटर हट जाएगा, यहां से बीच वाला कैपेसिटर हट जाएगा। अब यहाँ पे जो 4 और 6 होंगे वो श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, 2 और 3 कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में हमारा फॉर्मूला लगता है 1/C1 प्लस 1/C2 लगता है। तो 1/C1 प्लस 1/C2 मतलब 1/4 प्लस 1/6, जिसे हम सॉल्व करेंगे 6 4 24, और यहाँ पे कितना आएगा 6 प्लस 4
6 प्लस 4 6 4 या 24, 6 प्लस 4 और इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 माइक्रोफैरड। आई होप ये तुमको समझ में आया होगा। तो हमने इन दोनों को श्रेणी क्रम में सॉल्व किया, कितना आया 2.4 माइक्रोफैरड हमारा इसकी धारिता का मान आया है। अब इन दोनों ऊपर वाली कैपेसिटर को हटा दिया जाएगा, इन दोनों कैपेसिटर को हटा दिया जाएगा और नीचे वाले कैपेसिटर को भी इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अभी इसमें पहले लिख देते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर सॉल्व करने के बाद हमारा जो मान आया वो कितना आया 2.4 माइक्रोफैरड के बराबर आया है, 2.4 माइक्रोफैरड के बराबर आया है। अब 2 और 3 को भी सॉल्व करो, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे कितना होगा 1/2 प्लस 1/3 है ना। एलसीएम आ जाएगा हमारा 6 का, तो कितना होगा 2 प्लस 3 और 6 को उल्टा करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 5 और कितना होगा 1.2 हमारा नीचे वाले को सॉल्व करने से आ रहा है। तो नीचे वाली जो कैपेसिटर है उनको भी हटा दिया जाएगा, नीचे वाले कैपेसिटर है उनको भी हटा दिया जाएगा और हमारा जो नया निकाय बनेगा, जो हमारा नया निकाय बना है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। नया निकाय हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो 2.4 और 1.2 ये हमारे समांतर में होंगे, समांतर में होंगे तो दोनों समांतर को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, है ना। एडिशन को हिंदी में योग कहते हैं। तो योग करना पड़ेगा, दोनों को योग करना। और योग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तुल्य धारिता का मान समांतर में होता है C1 प्लस C2 के बराबर होता है। तो C इक्विवेलेंट हमारा होगा C1 प्लस C2, तो होगा 2.4 प्लस 1.2, 2.4 प्लस 1.2 ये हो जाएगा 3.6 माइक्रोफैरड, 3.6 माइक्रोफैरड के बराबर हो जाएगा। तो 3.6 माइक्रोफैरड हमारा फाइनल आंसर होगा, 3.6 माइक्रोफैरड हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका फाइनल आंसर 3.6 माइक्रोफैरड है। बेटा समझा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक है। ठीक है बेटा, इसके आगे आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने एक और क्वेश्चन देखा, हमने क्या किया कि ये हमारा कोई संधारित्र है, संधारित्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इस संधारित्र को हमने किसी सेल से जोड़ा, किसी सेल से जोड़ा। संधारित्र का जो धारिता थी वो C थी और सेल का जो विभवांतर था वो V था। यहाँ पे कोई डाउट? अब जब सेल से हमने इस संधारित्र को जोड़ा है तो ये हमारा जो संधारित्र है वो आवेशित होगा। आवेशित होगा मतलब चार्ज होगा, है ना। आवेशित हो रहा है, ये आवेश को ग्रहण कर रहा है। ग्रहण होने के बाद ये पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा और पूर्ण रूप से आवेशित होकर इस कैपेसिटर में जो आवेश होगा वो Q के बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा, Q के बराबर होगा। और जो Q का मान होगा वो बराबर होगा Q बराबर CV। Q बराबर CV मतलब इतना आवेश इसमें संग्रहित होगा, इतना आवेश इसमें संग्रहित होगा, स्टोर होगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को इस सेल से डिस्कनेक्ट करा, है ना। इस कैपेसिटर को इस सेल से डिस्कनेक्ट किया और इसको जोड़ा गया है किसी अन्य कैपेसिटर C डैश से, जिसकी धारिता कितनी है C डैश है। किसी अन्य अनावेशित माने अनचार्ज कैपेसिटर जिसकी धारिता C डैश है उससे जोड़ा गया है। अब हमारे आवेश के संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, आवेश का संरक्षण के नियम के अनुसार हमारा जो कुल आवेश होगा वो कुल आवेश हमारा समान रहेगा। तो हमारा पहले आवेश कितना था, Q था, पहले आवेश Q था, है ना। बाद में जब इनको जोड़ा गया तो इनके बीच में आवेश का वितरण होगा, आवेश का डिवीजन होगा, है ना। और वितरण होने के बाद यहाँ पे पहले कैपेसिटर पे पहले संधारित्र में आवेश आ गया Q1, दूसरे में आ गया Q2 आ गया। ये आवेश का वितरण जब तक होगा जब तक इनका विभवांतर समान ना हो जाए। ये आवेश का वितरण जब तक होता है जब तक इनका विभवांतर समान ना हो जाए। मगर जो कुल आवेश होगा वो कुल आवेश हमारा अपरिवर्तित रहेगा, कुल आवेश हमारा अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा जो Q होगा वो हमारा बराबर होगा Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा, ठीक है।
अब समांतर में हमारा जो विभवांतर है वो समान होता है, समांतर में विभवांतर हमारा समान होता है ना। तो विभवांतर समान होगा कि Q बराबर हमारा होता है CV, Q बराबर हमारा CV के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा विभवांतर हमारा समान होगा जब विभवांतर समान हो जाएगा, जब आवेश का वितरण रुक जाएगा। आवेश का वितरण कब रुकेगा? आवेश का वितरण जब रुकेगा जब इनका विभवांतर समान हो जाए। जब इनका विभवांतर समान हो जाएगा तो आवेश का वितरण होना रुक जाएगा। तो अगर इनका विभवांतर समान होता है और ये Q बराबर हमारा होता है CV, तो B बराबर होगा Q बाय C। तो हमारा यहाँ पे होगा Q1 अपॉन C1, वो C है ना, वो बराबर होगा हमारे Q2 अपॉन C डैश के बराबर होगा। Q1 अपॉन C इक्वल टू Q2 अपॉन C डैश, ठीक है ना। और यहाँ पे जो Q1 होगा वो बराबर हो जाएगा हमारा C अपॉन C डैश इंटू Q2। अब इसका मान इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा जो Q होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा C Q2 डिवाइडेड बाई C डैश प्लस Q2 का हम कॉमन ले लेंगे और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी Q C डैश अपॉन C प्लस C डैश। ये हमारा Q2 की वैल्यू होगी। Q2 हमारा इसके बराबर होगा और Q1 हमारा इसके बराबर हो जाएगा। Q1 हमारा बराबर हो जाएगा C Q अपॉन C प्लस C डैश के बराबर हो जाएगा। ये हमारा Q1 होगा, ये हमारा Q2 के बराबर होगा। तो हमारे आवेश का वितरण के बाद जब आवेश का वितरण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आवेश का वितरण होना, तो हमारी जो Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी होगी? ये हमारी Q2 की वैल्यू होगी, ये हमारा Q2 का मान होगा और ये हमारा Q1 का मान होगा। ये Q2 होगा, ये हमारा Q1 होगा। समझ में आ रहा है? अब अगर हमसे पूछे इनका जो कॉमन हमारा विभवांतर है, कॉमन विभवांतर है, जो इनका विभवांतर जो C पे है, जो C डैश पे है, वो जो उनकी बीच में जो कॉमन जो हमारा विभवांतर है, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसका मान कितना होगा? तो हमारा उसका मान निकालने के लिए हमारा जो V बराबर है वो किसके बराबर होगा? Q1 अपॉन C1 के बराबर होगा। तो Q1 की वैल्यू पुट करेंगे, Q1 हमारा ये रहा और C1 नहीं, यहाँ पे C देंगे क्योंकि यहाँ पे हमने C लिया है ना। तो Q1 अपॉन C, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा? विभवांतर Q अपॉन C प्लस C डैश के बराबर हो जाएगा। Q अपॉन C प्लस C डैश के बराबर हो जाएगा। ये हमारा कॉमन पोटेंशियल होगा, इसका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है ना। यहाँ कोई दिक्कत? तो बेटा हम इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि अब ये वीडियो काफी लेंथी हो गई है ना। हम इसको अब कल कंटिन्यू करेंगे, कल संडे है, कल हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो आगे के क्वेश्चन है वो हम कल इसको देखेंगे और समझेंगे। आई होप जितना मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। और एक चीज आप बेटा ध्यान रखना, सिर्फ देख लेने से, केवल समझ लेने से कोई चीजें याद नहीं होती है, आपको उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, लिख के देखिए, उसको याद करिए और फिर ये देखिए कि आप लिख पा रहे कि नहीं लिख पा रहे उन चीजों को, है ना। तो अब आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में हमने आज क्या पढ़ा। ठीक है, आई होप बेटा आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।